हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसमें हमें फैराडे के दो लॉ पढ़ने होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। लेकिन उससे पहले एक एक्सेप्शन केस और देख लेते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड। देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है और यहाँ पर प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लगी हुई है। तो एनोड एंड कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर। तो चलिए, एनोड एट एनोड पर क्या होगा, मैंने बताया था कि एनोड की तरफ एनायन मूव करते हैं और यहाँ पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन। और किसका होता है, जिसका SRP लो होता है। ठीक है, तो एनायन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर NaCl की बात की जाए, हाई कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर इसकी, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, Cl1 नेगेटिव और H2O। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cl की पोजीशन क्या थी, ये 20 नंबर पर था, 21 और ये 20। तो SRP लो किसका हुआ, H2O का। लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर H2O का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बल्कि Cl1 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होता है। Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाफ Cl2, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर Cl का Cl2 में ऑक्सीडेशन हुआ है। रीज़न इसका हो सकता है कि देखो, एक तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कॉन्सनट्रेशन। इसका रीज़न हो सकता है कि यहाँ NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। एक्वस सॉल्यूशन है लेकिन वहाँ पर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए Cl यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। एक और रीज़न इसका ये है कि ये यहाँ पर H2O से जो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन जो होती है वो क्लोरीन की कंपेयर में थोड़ा हार्ड प्रोसेस होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और कैथोड पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कैथोड पर वही बनेगा एट कैथोड। तो कैथोड पर कौन मूव करता है, कैटायन। और कैथोड पर होता क्या है, रिडक्शन होता है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और किसका होता है, SRP जिसका हाई होता है, SRP की वैल्यू इसकी हाई होती है। तो कैटायन यहाँ पर क्या, Na1 पॉजिटिव, तो Na1 पॉजिटिव और इसके साथ H2O, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखिए Na इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, 4 नंबर पर, और ये कितने पर है, 7 नंबर पर। तो किसका SRP की वैल्यू हाई है यहाँ पर, H2O की। तो जिसके SRP की वैल्यू हाई होती है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो H2O का रिडक्शन किसमें होगा, हाइड्रोजन गैस में। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ये, प्लस OH1 नेगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, इधर भी, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें एनोड पर क्या मिला, देखिए एनोड प्रोडक्ट क्लोरीन गैस ना, ये एक एक्सेप्शन था यहाँ पर। कैथोड प्रोडक्ट क्या हुआ, कैथोड प्रोडक्ट हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये था इसका एक एक्सेप्शन केस। चलिए, अब यहाँ पर पढ़ना है हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फैराडेज फर्स्ट लॉ। शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो यहाँ से पूछा जा सकता है
मास ऑफ सब्सटेंस W, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए दी जा सकती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड, वहाँ पर जो सब्सटेंस है वो कितना अमाउंट हमें मिल रहा है उसका, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। वॉल्यूम ऑफ गैस V, ये भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। करंट I, टाइम T, ये सब पूछा जा सकता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या था, एक इस तरह का कंटेनर, एक कोई कंटेनर था जिसमें दो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड लगी होती थी और जिनको एक सेल से जोड़ दिया गया था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोल, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया जाता था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसी से रिलेटेड फैराडे ने दो लॉ दिए थे। फैराडेज फर्स्ट लॉ, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कैथोड और ये एनोड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी जो मेटल थी वो हमें कहाँ मिल रही थी, कैथोड पर मिल रही थी, लेकिन वो मेटल कितना अमाउंट मिलेगा उसका ये हमें पता करना है, और ये किससे पता चलेगा हमें, फैराडेज फर्स्ट लॉ से। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे ने क्या कहा था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड इन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हम इसमें यहाँ पर सेल से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेंगे और जितने ज़्यादा समय के लिए करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें सब्सटेंस मिलने वाला है। ये बताया था फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, लिखते हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ है क्या। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड by passing current is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte। मतलब कि यहाँ पर जो हमने सेल लगाया हुआ है उस सेल से हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट कराते हैं, वो जो कंडक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर जो हमें अमाउंट मिलने वाला है कैथोड पर या किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट मिलेगा उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब इसको देखो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम, ये होगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। देखिए अगर यहाँ पर हम सपोज कि I एम्पियर की करंट T टाइम के लिए फ्लो करा रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये W मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसका कांस्टेंट का क्या नाम है, Z क्या है यहाँ पर,
केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, और Q क्या है यहाँ पर? Q देखो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। I मतलब करंट और T मतलब टाइम। तो देखो अगर हम Z की वैल्यू निकालना चाहे, Z इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 कूलम, मतलब कि ये क्या है? ये है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 माइनस में होता है ये 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल कितने होंगे? आवोगाड्रो के नंबर के इक्वल। तो 1.602 6.022 या फिर 23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। तो अगर हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6022। ये होती है एग्जैक्ट वैल्यू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करने पर कुछ वैल्यू इस तरह से मिलती है हमें 96487 पॉइंट समथिंग। तो इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं? 96500 कूलम। कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम कैलकुलेशन किससे करते हैं? 96500 कूलम। तो ये क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात? तो अगर हमें Z की वैल्यू निकालनी है तो EM मतलब कि यहाँ पर इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। अब देखिए इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो देखो यहाँ पर Z की और Q की वैल्यू रख दे तो कुछ क्या मिलेगा हमें? W इक्वल टू Z की वैल्यू EM अपॉन 96500। Q की जगह क्या रख सकते हैं हम? I मल्टीप्लाई T। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए इक्विवेलेंट मास कई बार हमें नहीं दिया हुआ होता है तो क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मास को हम कैसे कैलकुलेट करते थे? याद कीजिए सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था ये। तो कैसे कैलकुलेट करते थे इसको? मोलर मास अपॉन n फैक्टर से। याद आया कुछ? मोलर मास अपॉन n फैक्टर से। लेकिन यहाँ पर देखो कई बार मोलर मास भी हो सकता है, कई बार एटॉमिक मास भी हो सकता है। जैसे कि Na है तो क्या लगेगा? उसका एटॉमिक मास लगेगा। जैसे कि Cl2 है, क्लोरीन गैस है, वो क्या है? मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पर क्या लगेगा? मोलर मास। तो Em की जगह हम क्या रख सकते हैं? मोलर मास अपॉन n फैक्टर यहाँ पर। तो ये फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोलर मास अपॉन n फैक्टर मल्टीप्लाई 96500 और ये I मल्टीप्लाई T, ये है ये। तो एक ये फॉर्मूला हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको समझ आती है बात? अब देखिए अगर इस मोलर मास को यहाँ पर इस साइड में ले आऊँ मैं तो कुछ इस तरह से लिख देंगे W अपॉन MO इक्वल टू, इधर क्या होगा? I मल्टीप्लाई T अपॉन n फैक्टर 96500। W अपॉन M मास अपॉन मोलर मास किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना हो तो यहाँ इसकी जगह हम रख सकते हैं n इक्वल टू I इंटू T अपॉन NF 96500। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इनको पढ़ें सही से। जिसको समझ में ना आए वीडियो को एक बार फिर से देखें। ठीक है,
तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिनसे हम बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फैराडे के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट NiNO3 का ट्वाइस होगा इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। मतलब कि कोई एक सेल है जिसमें प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लगाई हुई है और उसमें निकल नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसमें 5 एम्पियर की करंट 20 मिनट तक फ्लो की जाती है। तो वहाँ पर निकल का जो अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड पर वो कितना होगा, मतलब कि हमसे W की वैल्यू पूछी है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है। I की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर, टाइम दिया है T 20 मिनट। सेकंड में चेंज करेंगे इसको, 20 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा ये 1200 सेकेंड। ठीक है। मोलर मास ऑफ निकल, मोलर मास ऑफ निकल क्या होगा, मोलर मास ऑफ निकल 58.7 होता है। इसका जो मोलर मास है वो कितना होता है 58.7। तो चलिए एन फैक्टर क्या होगा, देखो एन फैक्टर जो है वो क्या होता है, जितने भी चार्ज होते हैं किसी भी एटम पर जो चार्ज होते हैं उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर Ni डबल पॉजिटिव है, NO3 पे 1 नेगेटिव होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके कितना -2 और ये कितना हो गया +2। तो यहाँ निकल का एन फैक्टर कितना हो गया +2 मतलब 2। तो चलिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, W इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर 96500 यहाँ पर I मल्टीप्लाई T। चलिए वैल्यू अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूले में। तो इस तरफ करते हैं, देखो W इक्वल टू मोलर मास कितना है 58.7, I की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 एम्पियर, T कितना है 1200 सेकेंड, NF एन फैक्टर कितना है 2, 96500, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 6 जा 12। देखो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, देखो 5 1 जा 5, 4 कितना होगा 46, 5 9 जा 45, वन को 5 3 जा 15। तो W इक्वल टू 58.7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 193। करिए जी कैलकुलेशन, 6 7 जा होता है 42, 2 कैरी ओवर 4, 6 8 जा 48 और 4 कितना हो गया 52, 6 5 जा 30, 35 अपॉन 193। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, W की वैल्यू आएगी 1.58 ग्राम। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इस टाइप के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये फॉर्मूले पता है तो। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। W, N, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये सब कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, जिनको समझ नहीं आया वीडियो को एक बार फिर से देखें और अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, खुद अपने आप लिख करके नोट्स बनाइए। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फैराडेज सेकंड लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।